नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में महाराष्ट्र से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी। तो श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। नमस्कार। नमस्कार दिव्या त्रिपाठी, थैंक यू वेरी श्रीनिवास मच जी, फॉर। हमारा पहला प्रश्न है आपसे कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। एजुकेशन बीट्स का कुछ कार्यक्रमों को मैंने देखा है। आपने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वास्तविक रूप से जो मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षाविदों का और स्टूडेंट्स का एक एकत्रित मंच, चर्चा के मंच होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसकी सेवा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रीनिवास जी, आप संस्कृत से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि संस्कृत भाषा के स्वरूप के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बताएं जरा। क्या बताना है? संस्कृत भारतीय भाषाओं की एक संजीवनी है। जी। संस्कृत के बिना कोई भारतीय भाषा जीवित नहीं रह सकती, चाहे वो तमिल हो चाहे हिंदी। और संस्कृत भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है, जिसके बिना संस्कृति का आत्मा नहीं बच सकता है। और संस्कृत शरीर है और भारत की ज्ञान भंडार। उसके बिना, जैसे आत्मा शरीर के बिना अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, जी। संस्कृत भारतीय ज्ञान भंडार अपने आप को संस्कृत के बिना आविष्कृत नहीं हो सकता। जी श्रीनिवास जी, संस्कृत आधार है संस्कार का। आज के समय से पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आज के जो लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, बल्कि व्यसनों में भी वो डूबते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों पर? देखिए, कोई सभ्यता संस्कृति अनादर से मैं नहीं देखना चाहता हूँ। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य जीवन शैली अपने आप में वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही जीवन का सारा सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति में हम लगे हुए हैं। जी। भारत में हमारे प्राचीन परंपरागत जो ज्ञान है, प्राचीन परंपरा से आई हुई संस्कृति है और जीवन शैली है, सभ्यता है, उसके बारे में हमें खुद पता नहीं है, हमें खुद उसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसलिए हम वंचित हो गए। दूसरी बात, जो संस्कार की बात आपने की है, जी। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आज भारत में केवल पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने से संस्कार खो गया है, ये नहीं मानता हूं मैं। पाश्चात्य जीवन शैली से पाश्चात्य राष्ट्र भी बहुत अच्छे संस्कारवान राष्ट्र, मैंने बहुत कुछ देखा है। तो इसके लिए सीधा साधा उनके ऊपर एक उंगली उठाना वो ठीक नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, पाश्चात्य देशों से अच्छे गुणों को हमने नहीं लिया और उनकी दुरभ्यास को, उनकी जो अच्छा बुराई है उनको लिया। व्यसन जो है केवल पाश्चात्य राष्ट्रों के लिए सीमित नहीं है और भारत में भी है, सब जगह में है। व्यसन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसके पीछे क्या कारण, ऐसा एक कारण आप मुझे पूछेंगे तो ये कारण है, देखिए आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, जी। मैं इसका विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप जब जानते हैं, जो भी हमारे श्रोतागण है वो जानते हैं अत्याचार कहाँ हुआ है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है और अनाचार कहाँ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जानते हैं कितने कुलपतियों का निरस्त हो गए हैं। तो ये सारे इश्यूज
क्यों आ रहे हैं? तो हमारे सोच की वजह से। हमारे सोच में एक जो परिवर्तन आया है, जहां संस्कार होना चाहिए था वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार कैसे बनती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। जी देखिए, आप कहीं पर क्षेत्र में जाएंगे, गंगा जी के यहाँ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पूछते हैं, गंगा जी के यहाँ दर्शन किया आपने? हाँ, काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन किया। आप वही अंग्रेजी में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, डिड यू सी विश्वनाथ? तो देखिए, सीइंग और दर्शन में बहुत अंतर है। सीइंग में एक आई कांटेक्ट होता है और उससे सीइंग का एक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन दर्शन में केवल अक्षियों का कांटेक्ट नहीं है, वो भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, ये सारा मिलकर दर्शन होता है। बिल्कुल। हमने दर्शन को खो लिया है, क्योंकि आज मैं एक लड़की को देख सकता हूं, लेकिन लड़की में देवी को नहीं देख सकता, क्योंकि देवी का दर्शन मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दर्शन को खो लिया है। मैं केवल आई कैन ओनली सी, आई कैन नॉट हैव दर्शन, क्योंकि दर्शन शब्द ही मेरी भाषा से लुप्त हो गई है। जैसे दर्शन शब्द को मैं लुप्त कर दिया, मेरी डिक्शनरी में दर्शन नहीं है, तो मैं दर्शन नहीं कर सकता। जब दर्शन नहीं कर सकता हूं मैं, मुझे देवी मां लुप्त हो गई। यदि देवी मां लुप्त हो गई तो केवल स्त्री एक मेरे लिए एक भोग वस्तु है। देखिए ना, ये सारा जी जी बिल्कुल कैसे सही, चलता है। बहुत तो अच्छा बता रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार के लिए मूल जो है संस्कृत भाषा का समाज से विच्छेद, दूर होना, के केवल में पाश्चात्यों का प्रभाव से नहीं हो रहा है, हम खुद अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं। इसलिए जो धर्म प्रेरणा करने वाली भाषा है, वो भाषा हमारे मस्तिष्क के दूर हो गया, तो हमारे में संस्कार नहीं हो रहा है। संस्कार नहीं है तो हमारी दृष्टि बदल गई है, हमारे दृष्टि में बदल गई तो हमारे सारे आचार बदल गए। तो आप यदि चाहते हैं जी ये सारे समस्याओं को मिटाना है, तो कानून से नहीं होता है, शिक्षा से होता है। शिक्षा से होता है। सर, बात को अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं अपना अगला प्रश्न आपसे रखूंगी कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में, इस समय हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, और आज के समय में संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए दिव्या, जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृत भाषा मात्र से पूरा परिवर्तन आएगा। संस्कृत क्योंकि संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, जी बिल्कुल। भाषा भी है, ये समझना। लोग इसको ठीक से समझे नहीं है, संस्कृत को एक भाषा के रूप में देखते हैं। हिंदी जैसे हिंदी एक भाषा मात्र नहीं है, वो संस्कृति है, जी बिल्कुल। एक कल्चर है। हिंदी जीने का तरीका है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी बिल्कुल समझ रही हूँ सर। हाँ, उसी तरह संस्कृत भी केवल एक भाषा नहीं है, ये सोच है, एक दृष्टि है, एक शास्त्र दृष्टि है। जो आप साइंटिफिक परसेप्शन कहते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट कहते हैं, वो संस्कृत दे सकता है। हमारी भारतीय जैसे वोकल कार्ड का एग्जांपल मैं देता रहता हूँ। देखिए, आप और मैं किस तरह से एक अत्यंत कठिन शब्दावली को भी उच्चारण कर सकते हैं, उत्कृष्ट। जी इस बिल्कुल। शब्द को उच्चारण करना इतना आसान नहीं है। तो इसको उच्चारण करने के लिए क्षमता कैसी आ गई हमारे वोकल कार्ड में? वोकल कार्ड में इसलिए आया है कि हमारे 2000 3000 नहीं, 5000 सालों से हमारे पूर्वज ने इस वोकल कार्ड को ट्रेन किया है। तो आज मुझे और आपको जो वोकल कार्ड मिला है, वो हमारे स्वयं तपस्या के कारण से नहीं मिला है, उसको ट्रेन किया गया। ट्रेन्ड वोकल कार्ड आपको दिया गया, इसलिए आप ये सारा उच्चारण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में कुछ हार्डवायर्ड हो गए हैं, वो संस्कृत भी हमारे मस्तिष्क में हार्डवायर्ड है। जैसे हम उच्चारण में उसको कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी चीनी भाषा को हम उच्चारण नहीं कर सकते इतने आसान से, क्योंकि वो वोकल कार्ड नहीं है हमारा। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी एक हार्डवायर्ड लैंग्वेज है, वो संस्कृत है। वो जी किसी इसलिए
उस भाषा में, जैसे कंप्यूटर के भाषा में हम कंप्यूटर के साथ व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए हमारी मस्तिष्क में जो हार्डवायर्ड लैंग्वेज है उसके द्वारा हम संपर्क करेंगे तो हमारी इनोवेशन बढ़ेगी, हमारे यहाँ साइंटिफिक आइडियाज बढ़ेंगे। तो एक सूत्र है, और न केवल संस्कृत भाषा है, वो एक ज्ञान भंडार भी हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरा के एकमात्र ही स्रोत है। उसके बिना हम भारत का एक नई कल्पना नहीं कर सकते हैं। विज्ञान युग में केवल आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान मात्र से दुनिया का जो चित्र बदलेगा नहीं। देखिए आज कोरोना के स्थिति में जी कितने देश तंत्रज्ञान विज्ञान में इतने प्रवर्धमान है, एक वैक्सीन को ले आने के लिए कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसी आपको मैं उदाहरण, भारत में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं। मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी में आज कुलपति पद का भार मैं निभा रहा हूँ। वो एक ट्राइबल एरिया के यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई बाधित नहीं है, नो सिंगल केस कैसे हो रहा है। और हमारे आयुर्वेद के उपासना करने वाले बहुत दो लोगों ने दिखाया भी है कोरोना मतलब कुछ नहीं कर सकता है। तो योगा से कोरोना का समाधान मिला है। क्या आप देखिए ट्रंप जी को भी कोरोना का बाधा हो गई है, तो राम जी को हो गया है, रामदेव बाबा जी को हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो क्या रामदेव बाबा प्रवास नहीं करते? तो देखिए इसका प्रभाव। तो हम कहीं ना कहीं हमारी सामर्थ्य तो ये सारा संस्कृत पे नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। जिस प्रकार आपने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा मात्र ही नहीं है, तो इसी बात पर हम आगे बढ़ाते हुए अपना प्रश्न रखना चाहती हूँ कि आज पूरा विश्व संस्कृत पर शोध कर रहा है, लेकिन भारत जहां से संस्कृत भाषा निकली है वहां इसे कोई विशेष महत्व क्यों नहीं दिया जाता? इसके पीछे की वजह क्या है सर, बताएं जरा। पता नहीं आप किस आधार पर, आपके पास क्या आधार है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है या क्या विश्व भर हो रहा है, इसके लिए क्या स्टैटिस्टिक्स है मुझे पता नहीं है। लेकिन ये केवल परसेप्शन है आपका। नंबर एक, विश्व भर बहुत बढ़ावा दिया गया संस्कृत को, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में भी एक दो विद्वान हो सकते हैं, उसके चलते हुए हम फ्रांस में पूरा पूरा जर्मनी में ऐसा संस्कृत का बहुत कार्य चल रहा है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पूरा विश्व देख चुका हूँ। और यहाँ भी कहीं नहीं हो रहा है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ ये मानता हूँ कि जितनी मात्रा में भारत में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपके प्रश्न के पीछे जो सामाजिक भाव है उसके प्रति मेरा एक प्रश्न उठाया मैंने, लेकिन उत्तर भी देना चाहता हूँ। जी दीजिए। ये जो हमारे देश में जिस नजरिया से हमारी संपत्ति को देखना चाहिए था, वो बहुत दिन तक हमें समझ में नहीं आया था, अभी आ गया है। आप देखिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जी उसमें बार बार आप देख लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में और भारतीय भाषाओं के बारे में, खासकर संस्कृत के बारे में बहुत साग्रह एक नीति बनाई गई है। तो शिक्षा में इनके बिना नई शिक्षा नहीं बन सकती है और उसके द्वारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, ये भाव बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका महत्व हमें समझ में आ गया है। मैं हमें कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी ऊपर उंगली नहीं उठा, और हमेशा समाज का ये धोरण रहा है कि सरकार को निर्णय करना है। और सरकार क्या होता है, कि सरकार के प्रति हमें क्या निरीक्षा है मुझे पता नहीं है, हमें करना है, जो जी कुछ भी बिल्कुल। करना है मुझे करना है। आप पत्रकार के रूप में आपका दायित्व है, जी बिल्कुल। और एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व है, और संस्थाओं का दायित्व है
मैं किसी ने पूछा मुझे, मैं बिल्कुल पिछले साल, सर संस्कृत के बारे में अब बहुत चिंताजनक स्थिति है, इस संस्कृत का पढ़ाई नहीं हो रही है, पुरस्कार नहीं मिल रहा है, सरकार से प्रोत्साहन नहीं है, आप क्या कहना चाहते? मैंने मतलब आप जैसे पत्रकार ने मुझे प्रश्न पूछा, तो उनको मैंने पूछा, आप संस्कृत की चिंता मत करिए, आप अपने अपने बारे में चिंता करिए। आप संस्कृत यदि लुप्त हो जाता है तो हमारी गति क्या है ये सोचना है, हमारे हमारी भविष्य की चिंता हमें करना है, संस्कृत के भविष्य के बारे में चिंता ही नहीं करनी। जी बिल्कुल सर, तो लेकिन मेरा प्रश्न पूछने का मतलब ये था कि संस्कृत जिस तरीके से हम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं, आज हर घर में हम अपने बच्चे को अंग्रेजी की तरफ ज्यादा, लेकिन संस्कृत के अक्षर, संस्कृत पढ़ना उसे नहीं आता। हम संस्कृत भाषा को कितना सीख रहे हैं, जबकि संस्कृत हमारी जननी है। तो हम उस पर हमारा प्रश्न था। तो किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोगों के अंदर जो भावना है वो संस्कृत को पीछे क्यों कर रहे हैं और हम अंग्रेजी को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ा बहुत हमें चिंतन करने का विषय है ये। जी इसमें एक तथ्य भी है, एक मोह भी है। जैसे रामायण में एक कहानी है, जी इंद्रजित का मोहनास्त्र से सभी कभी मूर्छित हो गए थे। ऐसी स्थिति है अभी, अंग्रेजी का मोहनास्त्र से सभी मूर्छित हो गए हैं। धीरे तो इन धीरे कवियों का धीरे हाँ, धीरे कवियों सुधार का, होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नई हाँ, शिक्षा नीति आने युद्ध जीतना है तो आपको मूर्छित नहीं बन सकते। आप युद्ध जीतना है, भारत को जी बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें इस मूर्छा से बाहर आना होगा। हमें जी बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता का प्रधान सूत्र संस्कृत है, वो आत्मा है भारत का। बिल्कुल आत्मा को न जगाते हुए आत्मनिर्भर बनाना बन ही एक नहीं स्वप्न सकते। है, बन ही जी नहीं सकता है। जी तो मोहनास्त्र से बाहर आने का काल आ गया है, समय आ गया है। तो समय की प्रतीक्षा है। आज संजीवनी पर्वत शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति संजीवनी पर्वत के रूप में आ गया है, उसमें संजीवनी को ढूंढ रहे हैं। वो संजीवनी क्या है पता आपको? संस्कृत है। उस संजीवनी को लेके आ जाओ, आप कभी का सारा मोहनास्त्र चले जाएगा। जी लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जी ठीक है, ये उदाहरण के रूप में बताया, लेकिन देखिए, आज अंग्रेजी, मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, अंग्रेजी के प्रति हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी का जो अन्नदान क्षमता है, मतलब अन्न उपार्जन क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। एक भावर है, कम से कम ये परसेप्शन है, मतलब जो अंग्रेजी जानता है उनका पैकेज बहुत बड़ा होता है, ऐसा है ना, ऐसा हो सकता ऐसा सर है। कर लेकिन दिया गया है। हाँ, ऐसा कर दिया ऐसा गया है। कर दिया गया है। आज भी आज भी भारत में जितने भी हमारे उद्योग हैं, जी इंडस्ट्रीज हो, चाहे पत्रकारिता हो, आप पत्रकारिता में देखिए, जी व्हाट इज बिल्कुल द टोटल नंबर ऑफ टेकर्स फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, आप कंपेयर करेंगे तो हिंदी ज्यादा है। आप जितने भी पत्रकारिता में चैनल्स है, अंग्रेजी चैनल्स कंपेयर कर दीजिए, अंग्रेजी चैनल्स का टीआरपी और हिंदी चैनल्स का टीआरपी देख लीजिए, और दोनों का जो रेशियो है वो सारा कंपेयर करेंगे तो हिंदी ज्यादा है। जी लेकिन वो बिल्कुल। जो लोगों का एक जो है ना, वो मोहनास्त्र से मूर्छित हो गए तो उनको नहीं दिखता है वो सब। सही तो कह रहे हैं। अंग्रेजी में मान लीजिए अंग्रेजी का इतना बढ़ावा दे दीजिए, एक दिन सारे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया मान लीजिए, तब आपको पता चलेगा। इसका उदाहरण, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सब लोग इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया। आज पता है इंजीनियरिंग में कितने लोग इंजीनियरिंग करके आते हैं, कितने लोग उसमें उद्योग पा सकते हैं, कितने लोगों को वो एक भी जॉब नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं सिचुएशन सर। आ गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लोज हो रहे हैं। आज उल्टा हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं बीकॉम, बीएससी, बीए के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज भी टर्न हो गए हैं। लिबरल आर्ट्स अभी आगे आगे बढ़ रहा है, लिबरल आर्ट्स आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, काल परिवर्तित हो गया। सर वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था पर मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में शिक्षा जो है वो व्यापार बन गई है, जो कहीं ना कहीं
ज्ञान की व्यावहारिकता को खंडित कर रही है। आपको क्या लगता है सर कि पढ़ाई को व्यापार बनाकर ज्ञान की मूल आत्मा से खेलना क्या उचित है ये? ठीक है, आपने जो उत्तर दिया आपने, ये तो उचित नहीं है। लेकिन लेकिन सर विस्तार लेकिन पूर्वक आप बताएं इसको। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी। कोई वस्तु गुणवत्ता के साथ आपको चाहिए, तो उसके लिए भी उसका कीमत आपको देना पड़ेगा। ये लेकिन सर व्यापार नहीं है। कीमत आज कहीं ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, आपको अच्छा मोबाइल चाहिए जी। तो उसका कीमत होता है, क्योंकि उसके पीछे एक कोई काम करने वाले होते हैं, उनकी गुणवत्ता है वो सारा। तो कोई क्वालिटी का वस्तु आपके लिए खरीदने के लिए मिलता है मार्केट में, उसका वैल्यू रहता है, नंबर वन। तो एजुकेशन भी सेल्फ सस्टेनेंस सिस्टम आपको बढ़ाना है, तो आप उसको सब्सिडी में दे सकते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ है, लोअर एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को आपने फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देना था, नहीं दिया, और हायर एजुकेशन को सब्सिडी रेट में दे रहे हैं। ये बहुत गलती हो रही है। तो उससे नेचुरल उसका लाभ उठाने वाला कौन है? जो क्वालिटी में मार्केट में सस्ते में नहीं मिलता है, तो उसका क्वालिटी किसी ने बढ़ा दिया, ब्रांड बना दिया, उसको वो ज्यादा पैसे में बेच रहा है। जो आप उसको, सरकार का जिम्मेदारी था जो शिक्षा को सब लोगों को एक्सेसिबल होने के लिए जो कीमत फिक्स करना था, उसको कीमत फिक्स नहीं किया उन्होंने। जब नहीं किया और घटिया क्वालिटी को दे दिया, सब्सिडाइज रेट में कर दिया, तो जो नहीं कर सकते हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होगा। जी। चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे हो, तो ये सारा व्यापारीकरण में बदल जाएगा। मान लीजिए आप यदि सभी को अवेलेबल रेट में और सभी को गुणवत्ता शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, तो व्यापारीकरण नहीं होगा। व्यापार कौन कर ही नहीं सकता ना। मार्केट में, जैसे मार्केट में अनाज सब जगह में अच्छे मात्रा में अच्छी गुणवत्ता से मिल रहा है, तो उसका रेट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ये सारा गवर्नमेंट का दायित्व है, इसको निभाया नहीं हमने, अभी निभाने का काल आ गया है। लेकिन ये मत बोले कि पूरा एजुकेशन को आप फ्री में दे दो और क्वालिटी दे दो, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको कहीं ना फ्री कहीं में भी आपको उचित नहीं है। नहीं। लेकिन व्यापारीकरण को व्यापारीकरण से बाहर लेके आने के लिए एकमात्र उपाय है, जैसे अभी हमें आप देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलता है। कुछ जगह में व्यापारीकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह में उपलब्ध है ऐसे वस्तु जो अत्यावश्यक औषध वस्तु का कोई नहीं कर सकता है। उस तरह के एक्ट लेके आना पड़ेगा जैसे वो व्यापारीकरण न हो, बिल्कुल। एजुकेशन में भी व्यापारीकरण न हो। बिल्कुल। सर अब मैं आपसे कुछ सामाजिक विषयों पर बात करना चाहूंगी। जैसा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अपराध होते चले जा रहे हैं, और बलात्कार जैसा तो बहुत बड़ा ये अपराध है एक तरीके से। तो आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई भारतीय परंपरा को दोषी बता रहा है, तो कोई कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहा है, कोई पुरुषों की मानसिकता को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो नारी अस्मिता की रक्षा पर चिंतन करने के बजाय दोषारोपण क्यों होता है? जरा इस पर आप बताएं कुछ सर। मेरा चिंतन स्पष्ट है। जी। देखिए, ये प्रकृति में जब तक हम रहेंगे हमारे में कोई इशू नहीं रहेगा। प्रकृति से बाहर बाहर चलकर यदि विकृति में चले जाएंगे तो ये सारा इश्यूज आएंगे, ये सारा विकृति है। इसमें दो बातें हमें करना है। एक एक जगह से महिला सुरक्षित भाव जी। जो होना चाहिए महिला को, पूरे समाज मिलकर हमें करना चाहिए। इसमें चाहे जेंडर महिला हो या पुरुष हो, दोनों, मतलब सरकार का केवल जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरा समाज का जिम्मेदारी है कि सुरक्षा भाव को निष्पादन करना केवल एक्ट से नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। एक्ट एक टूल है, एक्ट एक टूल है, एक साधन मात्र है। वो जब जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो समाज में जो विचार परिवर्तन, देखिए, एक 100 साल से पहले
ऐसे ही एक परिस्थिति नहीं थी। आप और मैं अभी यहाँ बैठकर संवाद कर रहे हैं, ऐसा स्थिति आप 100 साल से पहले सोच सकते हैं? अभी सोच सकते हैं? क्योंकि इतना सम्मान पूर्वक अभी महिला महिला एक सामाजिक स्तर पर धैर्य से बात करेगी और उनके समान स्थान, समान गौरव मिलेगा। ये सारा सारा बात जो है एक 100 साल से पहले हम सोच नहीं सकते थे, आज सोच रहे हैं। तो भारत में ये बदलाव जो है ये है। दूसरी बात, जिस देश की संस्कृति में कन्या पूजन होती है, कन्याकुमारी में कन्या पूजन होता है। केवल कन्याकुमारी में नहीं है, आप देखिए पूरे दुर्गाष्टमी के अवसर पर हम कन्या पूजन करने वाले देश है। कन्या पूजन बड़े बड़े लोग भी पाद पूजा करते हैं। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसा एक संस्कार दिया गया है, मनु ने कहा है। जिस देश में नारी के सम्मान के प्रति महाभारत युद्ध हो गया है, नारी के सम्मान के लिए, जो जिस देश में बड़े बड़े झांसी रानी जैसे और जितने भी युद्ध हो गया है, अंग्रेजियों से युद्ध हो गया है, ये देश के लिए हो या ना हो, लेकिन एक स्त्री का अपमानित करने हेतु अंग्रेजियों से लोगों ने युद्ध किया है। तो देखिए भारत में नारी सम्मान के लिए हमेशा हमेशा एक संस्कार प्रवाहित हो गया। इसके लिए हमारे पूर्व संस्कारों के बारे में आप बात मत करिए, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बहुत सारे संस्कार शून्यता आ गई है। इस कारण से आज जितने भी, मैंने बताया ना आपको, दर्शन खो गए हैं। जी, उसी तरीके से दर्शन खो गए संस्कार भी हाँ, इस कारण से जो जिम्मेदारी है उसको, और ये लोग बताते हैं हमें, हमारा देश है जहां नारी वेदांत विषय में चर्चा करती है। बिल्कुल, हमारा वो देश है नारी गुरु स्थान में है। कुंती का वचन निभाने के लिए लोगों ने मतलब पंच पांडवों ने व्रत स्वीकार किया। और जिस देश में बहुत बड़े बड़े गुरु के रूप में शिवाजी को जीजाबाई ने निर्माण किया, उस देश के लिए आप बताते हैं नारी सम्मान नहीं है। उस देश में आप अभी अभी अमेरिका में वोटिंग पावर महिलाओं को मिला है, 200 साल भी नहीं हुआ है। हमें आप बता रहे हैं, हमें आप नारी सम्मान के बारे में, नारी समानता के बारे में बता रहे हैं, ये गलत है। ये पाश्चात्य से कोई हमने नहीं सीखा। लेकिन बीच में मुगल साम्राज्य से पहले जो भारत के ऊपर आक्रमण होता रहा, उस आक्रमण काल से एक नई संस्कृति निर्माण हुई। तब महिलाओं की रक्षा के लिए भारत की परंपरा में कुछ परिवर्तन लाया गया। उस परिवर्तन को हमें थोड़े फिर से रिवाइज करना है, परिवर्तित करना है। वो सारा विषय है, वो सारा मानसिकता परिवर्तन करनी है। लेकिन मैं इसका कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार को समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके लिए हमें संस्कार का जरूरत है, भारतीयता का जरूरत है। तो इतना ही शब्दों से मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि आज के फिल्मों के जो गीत हैं, कहानी और व्यवसाय जगत में भारत की नारी की अस्मिता की बोली लगाई जाने लगी है। ऐसी विडंबनाओं के चलते अब नारी को पवित्रता की दृष्टि से देखने वाले समाज का निर्माण कैसे होगा? जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आजकल जो महिलाएं हैं, हम फिल्मों में छोटे मतलब जिस तरीके से उनका पहनावा है, तो उनको देख करके जो बहुत से लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि महिलाएं इसी तरीके से पहनावा पहनती हैं, और महिलाओं के ऊपर जो ऐड हैं ये सब ज्यादा हैं। तो इस तरीके से जो महिलाओं के ऊपर लोग तंज भी कस देते हैं। तो ऐसा ये क्यों है? इस तरीके से जो समाज का निर्माण हो रहा है, ये क्या है सर? इस पे सर बताएं कुछ। देखिए, ये जो आप यदि इतिहास देखेंगे, जी, तो आप पुराणों में, आप हमारे पुराण इतिहास, पुराण या तो कविताओं को, काव्यों को देखेंगे तो श्रृंगार एक बहुत बड़ा विषय है। श्रृंगार गलत नहीं है, श्रृंगार सर गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय में जो लोगों की जो सोच है वो जिस प्रकार बदल गई है, और पहले हमारे यहाँ महिलाओं को कितना सम्मान होता था,
तो अब ये वापस उस तरीके की जो सोच है वो किस प्रकार लोगों के अंदर आए? देखिए, उसमें निर्णय लेना होगा महिलाओं को। जी। यदि यदि महिला कहती है मुझे ये करनी नहीं है, तो करनी नहीं है। यदि लेकिन मुझे ये भी ज्ञात हो गया है, जी। मैं आपको सोशल इश्यूज को आज मेरे विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस मंच पर ये प्रश्न उठाया करके मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं जी। कल मेरे एक सीनियर मोस्ट वाइस चांसलर से मेरी बात हो रही थी। उसमें ये मुद्दे उठा गया कि यू नो देयर वाज बिफोर पैंडेमिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड, महिलाओं को एक परिवार का आश्रय जो यंग लेडी रहती थी, उनकी कमाई पर परिवार चलता था। ऐसा पूरा परसेंटेज जो है 11% था। 11% जी। बहुत बड़ी बड़ी मात्रा है। बिल्कुल सर। लेकिन लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन के बाद वो 33% हो गया। इसका देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि सभी जगह में इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई है, तो महिलाओं के ऊपर जो तो मतलब जो जिस कंडीशन में रह रही है, उनके ऊपर दबाव ज्यादा है। चाहते हुए न चाहते हुए उनको कमाई करनी पड़ रही है। हमारे मतलब एक स्तर के वर्ग में नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन हमें हमारे सामने खड़ा हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब रूस का पतन हो गया, रूस बहुत बड़ा राष्ट्र था, उसका पतन जी। हो गया तो इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई। तो रूस के बहुत सारे यंग लेडीज उनको बाहर भेजा गया और अनेक देशों में वो बिकने शुरू हो गए। तो मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, आर्थिक परिवर्तन होने से महिलाओं के ऊपर दबाव आ रहा है। जी। ये बिल्कुल। बहुत चिंता ये बहुत चिंताजनक विषय है। इसमें हमें, क्योंकि अभी भी गांव में भी एक मर्द, मतलब एक पुरुष, जब उनके उद्योग चला गया, वो घर में आके सो रहा है, उसका दबाव, परिवार को चलाने का दबाव महिला के ऊपर आ रहा है। तो ये हमेशा दबाव लेने का जो क्षमता है, उनकी क्षमता है, लेकिन इतना दबाव करना ये केवल भारत में नहीं हो रहा है दिव्या जी, जी। जी। पूरे प्रपंच में हो रहा है। तो केवल भारत में ही दोषारोपण नहीं करना है, ये पूरे जी, सभी प्रपंच में जगह। हो रहा है, सभी जगह में। जी। आप बिल्कुल। थाईलैंड में देख लीजिए, आप जाइए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, भारत में कम है, वहां इतनी बड़ी मात्रा से ट्रैफिकिंग हो रहा है, लेडी मतलब फीमेल ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है। जी। तो इसलिए ये नहीं बता रहा हूं मैं हमारे देश में कम है इसलिए हम सभी ठीक है, नहीं। ऐसा नहीं बता रहा, जी। लेकिन ठीक करने का जिम्मेदारी हमारा हमारी है। है, जी। बिल्कुल। हमारी है। चलिए, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। आज के जो छोटे बच्चे हमारे जो 12th पास आउट करके जैसे अब निकलते हैं, आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नौनिहालों को कुछ बताएं कि जैसा कि आजकल के छोटी उम्र के ही बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, आपको क्या लगता है सर, इसमें किसकी कमी है? पेरेंट्स की कमी है या किसकी कमी की वजह से बच्चे इस तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसे हम कैसे रोक सकते हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमारे प्राचीन कुटुंब व्यवस्था में जी। जितना हानि हो गई है, तो उससे कारण ये सारा समस्या है। परिवार व्यवस्था, एक सुंदर परिवार, परिवार में एक नाना नानी होते हैं, और दादा दादी होते हैं, और चाचा चाची होती है, और भाइयों होते हैं, और एक एक ऐसा परिसर होता है जिसमें सभी, मतलब मेरे लिए इतने रिलेशंस होते हैं, मैं एक रिलेशन से छूट नहीं सकता। आज एक बच्चे को बहन नहीं है, एक छोटी बच्ची को भाई नहीं है, और भाई बहन माता पिता तो दूर, वो अपने अपने उद्योग में इतना फंस गए हैं, उनके पास समय नहीं है। दादा दादी नाना नानी तो छोड़ दीजिए, उसका भाषण ही नहीं होता है। और इतना बिजी व्यवस्था में दिव्या बताइए, आप कुटुंब व्यवस्था को छोड़ने के बाद वेस्ट आगे जा रहा है,
जी हम देख रहे हैं वो गिर रहा है नीचे। एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, प्रपात से वो गिर रहा है। उसको देखते देखते उसी उसी जगह पे हम जा रहे हैं और गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये सारे नशीली पदार्थ और ये सारे गेम्स है, और पता नहीं वो बहुत बड़े गंदे गेम्स भी है। वो आपको आत्महत्या के लिए प्रेरणा करते हैं जी और आपको दुर्बल बनाते हैं, एंड यू विल बी एडिक्टेड। ये नशीले पदार्थ केवल में आप वस्तु को नहीं बता रहे, आप आपको क्या बोलते हैं इसको, ड्रग्स नहीं है। जी गेम जी में बहुत ड्रग है, हाँ जी आपको मोबाइल एक जी बहुत ड्रग है। जी बिल्कुल मोबाइल एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि माँ को बच्चे को चुप कराना है। चुप कराने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके पास केवल एक मोबाइल का वस्तु है, उनको देने के बाद वो चुप हो जाएगा। तो माँ के लिए, देखिए हमारे पर में जब बड़ा हो रहा था तो हमारे परिवार में 10 माँ होती थी। ये माँ नहीं है तो छोटी माँ है, छोटी माँ नहीं है तो मामी है, मामी नहीं है तो काकी है, जी काकू नहीं है तो चाची, कुछ तो है। लेकिन इस परिवार को हमने छोड़ दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं इसको एक नशीले पदार्थ न ले। बच्चे एकाकी हो रहे हैं, जी एकांकिता, बिल्कुल उनके जो लोनलीनेस हो रहा है उसके कारण से ये सारा बढ़ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए एक समाज में लज्जा नामक एक चीज होती है। जी लज्जा नामक एक चीज होनी चाहिए। जी भय नामक होनी चाहिए। तो इतना साइकोलॉजी में भय हो नहीं होना है, लेकिन लज्जा और भय जी ये दोनों समाज में होना चाहिए। आज एकांकिता होने के कारण किसी को लज्जा नहीं है, किसी को भय नहीं है। तो ये सारा हो गया। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मेरा अंतिम प्रश्न है सर आपसे, कि आपने अपने किसी ऐसे खास प्लान के बारे में आप हमें बताएं कि जिस पर आपने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया हो। जिससे मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि अन्य विश्वविद्यालय सीख लें, लेकिन फिर भी वो प्रेरणा ले सकें आपसे कि आप इतना बेहतर कर रहे हैं, तो संस्कृत के अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज वो आपके यहाँ से प्रेरणा लें। तो ऐसा कुछ किसी प्लान के बारे में हमें बताएं सर। देखिए, मैं भी बहुत अन्य विश्वविद्यालयों से मैं भी सीखा हूँ। जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये मैं कंपटीशन में कहीं भी काम नहीं करता। चाहे वो हमारा जनरल यूनिवर्सिटीज भी मैं काम कर चुका हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय में भी काम कर चुका हूँ। जी और हर एक विश्वविद्यालय का अपना एक नेचर होता है, एक अपनी प्रकृति होती है। उस प्रकृति के अनुसार उस विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए, कोई स्पर्धा वगैरह नहीं। फिर भी आज मेरे सामने जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, दो है। जी मैं जब इस विश्वविद्यालय को संभालने के लिए आया था, तब मैं देख रहा था पूरे भारत में एक कम से कम 16-17 संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसमें मैं भी काम कर चुका हूँ, काम कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। आज आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे संस्थाओं को सम्मान क्यों है पता है आपको? सम्मान इसलिए है कि वो सरकार के पैसे नहीं लेते। वो बताते हैं आपके पैसा नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। जो घर में भी एक बेटा स्वतंत्र उद्योग करता है, कमाता है, उनका सम्मान अलग होता है। और जो रोज खाने के लिए आके बैठता है और उनके पैसे कोई, जब उनको काम करना चाहिए था काम नहीं कर रहा है, तो सम्मान अलग होता है। तो आज सरकार के सामने भिक्षाटन करने वाले विश्वविद्यालयों को सम्मान कैसे मिलता है? यदि मैं उसको मन में रखता हूँ, मेरे जीवन में होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जी मेरे कार्यकाल में होता है नहीं होता वो, लेकिन उस डायरेक्शन में हमें सोचना तो चाहिए कम से कम। तो मुझे हमेशा लग रहा है कि जिस दिन मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में यदि मैं देख पाता हूँ एक ऐसा संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूरा सेल्फ सफिशिएंट है और वो खुद अपने आप से पूरा आर्थिक व्यवस्था निभा रहा है और निर्णय ले रहा है, सरकार की कोई उसमें शामिल नहीं है, ये जब हो जाएगा उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ।
तो आर्थिक स्वतंत्रता के ओर, ये मेरा पहला मुद्दा है। और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। हमारा विश्वविद्यालय के अफिलिएशन एप्लीकेशन आज ही हमारे लास्ट डेट कल 31 अक्टूबर था। आज मेरे सामने जो ये जो नंबर आया है, मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। Divya, when I came to this university, applications were around 15 to 20. आज 260 एप्लीकेशंस मेरे सामने हैं। जो बड़े बड़े संस्थाएं, जो जिस संस्थाओं में होटल मैनेजमेंट चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग चलाते हैं, उस संस्थाओं का एप्लीकेशन मेरे सामने है, संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने। क्यों है? एक नैरेटिव बदलना है मुझे, एक परसेप्शन बदलना है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय भी अलग अलग क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय का कोर्स होटल मैनेजमेंट में है, योगा में भी है, संस्कृत में भी है, और जर्नलिज्म में है, और आपको किस विषय, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी छोड़ के सभी जगह में हम हैं। कॉमर्स में है, वी आर इन BCA, BBA, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं आप, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस में हम नहीं, फैशन डिजाइनिंग में हम जा रहे हैं, क्यों नहीं करना है? तो संस्कृत में संस्कृत को जोड़कर फैशन डिजाइनिंग नहीं करना है, ऐसा कोई लिख के रखा है क्या? तो ये जो हमारे ऑटोनॉमी है उसको विस्तार करते हुए हर क्षेत्र में हम विस्तार कर रहे हैं। सो ऐसा एक विश्वविद्यालय शायद मॉडल बन सकता है, जो अभी NEP में एक न्यू डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सिटी बनाने का जो बात आ रही है, उस दिशा में हम आगे चल चुके हैं। केवल एप्लीकेशंस के द्वारा हमारे करोड़ों रुपए हमारे सामने हैं। तो मैं हमारे छात्रों को, संस्कृत पढ़ने वालों को, गुरुकुल की स्थापना की है। गुरुकुल में संस्कृत शास्त्रों को पढ़ने वाले छात्रों को हम सरकार के मदद के बिना हम खुद स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सरकार का मदद नहीं है हमारे लिए। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब हम एक जगह में एक शिक्षा के विस्तार के द्वारा हम हमारा आय वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे जगह में अच्छे काम के लिए विश्वविद्यालय का उद्देश्य निभाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं सरकार के पैसे के बिना। सो दिस इज द मॉडल। ये नया मॉडल लेके हम जब कर पाएंगे, देखिए हमारे पास योग शिक्षा की इतनी बड़ी मात्रा से हम कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा के लिए हम एक पैसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन योग शिक्षा में हम सेल्फ सफिशिएंट है। हमारा डिपार्टमेंट, योगा डिपार्टमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी गवर्नमेंट। हमारा योगा डिपार्टमेंट सेल्फ सफिशिएंट है, पूरे के पूरे। ये सारा पॉसिबल है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मैं चलते चलते चाहूंगी कि एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को आप एक छोटा सा अपना मैसेज दें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें आपसे प्रेरणा मिले। एजुकेशन बीट्स का जो, देखिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आपके साथ एक विचार विनिमय, संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। एक पुलिस बीट हमेशा कहते हैं, रात को पुलिस बीट कहता है, और एजुकेशन बीट जो आप कर रहे हैं, शायद एजुकेशन में जो सिचुएशन है उसमें एक बीट करने का जरूरत है, तो जिससे ये सुरक्षा भाव मिलेगा। शायद इस तरह के संवाद में जो विचार निकलेगा, मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति के कारण जो परिवर्तन आने वाले हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी हमें करना है, शिक्षक और छात्रों को मिलकर। और इसमें मैं आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ, सरकार के ओर मत देखिए। सरकार तो अपना काम करेगा, लेकिन आज परिस्थिति बदली है। चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे स्वस्थ भारत हो, ये सारा कार्यक्रम केवल सरकार के कारण से सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के कारण से हुए। तो आज एजुकेशन बीट जैसे संस्था, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, आपने एजुकेशन क्षेत्र में यदि बड़ी मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं,
उसमें शिक्षक और छात्र स्वयं संकल्प करना चाहिए, सरकार की ओर नहीं देखना है। सरकार या करे या न करे, शिक्षा नीति के अनुसार सफल करना, कार्यक्रम सफल करना हमारे हाथ में है। जी तो जब बारिश आ जाती है तो आप कृषि भूमि सिद्ध नहीं करेंगे, बारिश चले जाती है, कृषि नहीं होती। तो जी बिल्कुल। शिक्षा नीति जब तक हमारे सामने आएगी तब तक हम बैठे रहेंगे तो बारिश चली जाती है। क्या करना है बताने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दिव्या, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये संवाद यहाँ करवाया और मुझे भी बहुत संतोष है आपसे जुड़ने का और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।